नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल स्टिकोड चैनल पर। अभी तक हम लोग जो है 3 टेस्ट लगा चुके हैं और ये हमारा पॉलिटी का पहला टेस्ट होगा। 3 टेस्ट जो हम लोग लगा चुके हैं वो एक बार देख लीजिए आप। हम लोगों ने जो टेस्ट लगाए थे वो इतिहास का टेस्ट कर चुके हैं पूरा, ठीक है? तीनों टेस्ट लगा चुके हैं और प्रत्येक टेस्ट में पता है आपको कि 100 क्वेश्चंस रहते हैं। तो वही लगभग हम लोग जो है 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी तक कर चुके हैं। अब हम लोग जो है पॉलिटी का टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, उसके तहत जो है पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था और जो है डायरेक्ट इलेक्शंस की बात कही गई थी। आंसर पढ़ते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। इसके तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, जितनी भी ये समितियां थी और वो सब आपको याद होनी चाहिए। संघ संविधान समिति हो गई, चाहे प्रांतीय संविधान समिति हो गई या और भी प्रारूप समिति वगैरह, इनमें कितने सदस्य कितने नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कई समितियों की नियुक्ति की थी, जिसमें से एक थी प्रांतीय संविधान समिति और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता खोने के कितने तरीके निर्धारित किए गए हैं? तो 3 तरीके निर्धारित किए गए हैं, आरटीडी, शॉर्ट में याद रखिएगा, आरटीडी। ठीक है, तो आंसर पढ़ते हैं। देखिए, आर फॉर क्या हो जाएगा? रिनंसिएशन हो जाएगा, टी फॉर टर्मिनेशन हो जाएगा और डी फॉर क्या हो जाएगा? डेप्रीविएशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए नागरिकता खोने के तरीके। और नागरिकता अर्जित करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। तो ये 5 कौन कौन से तरीके हैं वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के तहत या उससे पहले हासिल की गई नागरिकता खोने के 3 तरीके निर्धारित करता है। स्वैच्छिक त्याग कर सकते हैं आप, या समाप्ति के द्वारा आप जो है नागरिकता खो सकते हैं, और वंचित किया जाना मतलब आपको हटाया जाना नागरिकता से, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 आधार हैं नागरिकता खोने के। अगला क्वेश्चन। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य जो कि 1967 में हुआ था। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णित कानून, लॉ शब्द की व्याख्या क्या की गई थी? तो आपको पता है कि 13 से 35 के बीच जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, तो इसी में जो है कानून, जो आर्टिकल 13 है वो जो है कानून की परिभाषा करता है। तो वो कानून शब्द में क्या क्या शामिल हो सकता है? तो कानून शब्द में सामान्य कानून के साथ साथ संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी शामिल है। अतः मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान संशोधन कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। गोलकनाथ बाद जो कि 1967 में हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के रुख को पलटते हुए निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 13 के अर्थ में एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी कानून है। ठीक है, संविधान संशोधन को भी कानून ठहरा दिया गया था। कौन से? बाद में, गोलकनाथ बाद में। ठीक है, इसलिए यह किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो इसे शून्य माना जाएगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले 1951 में कौन सा वाद हुआ था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य। ठीक है, ये हुआ था। और इसमें जो है संविधान संशोधन की जो अर्जी मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि यस, आप जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब 1967 का ये वाद हुआ था, गोलकनाथ वाद, यहाँ जो है सरकार ने मना कर दिया था, कहा था कि आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इंदिरा गांधी जी ने जो है लगातार एक तरफ से जो है संशोधन करना स्टार्ट कर दिए थे संविधान में। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आइडिया लगा के रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। यह प्रावधान मुख्य रूप से किस अवधारणा को पुष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत एक गणतंत्र है जहां सर्वोच्च सत्ता लोगों में निहित है और राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना को भारत के लोगों की ओर से अपनाया गया है, इसीलिए यह वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। और यह दर्शाता है कि भारत एक गणतंत्र है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के पास है। राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ हेड होता है, सारे काम उन्हीं के जो है अंडर होते हैं, लेकिन काम करने का जो वास्तविक जिम्मा है वो प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये कथन एकदम सही है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो कहाँ दी गई है? 110 में। ठीक है, और धन विधेयक जो है विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है धन विधेयक की बारे में, तो वो 109 में किया गया है। ठीक, ये सब अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित कर सकती है, और यदि वह इसे
14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। राज्यसभा के पास जो है बिल्कुल भी शक्तियां नहीं होती हैं धन विधेयक के मामले में, ठीक है। केवल 14 दिनों की विलंबकारी शक्ति होती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है, ना अस्वीकार कर सकती है, ना संशोधन कर सकती है, कुछ भी नहीं। आंसर पढ़ते हैं। धन विधेयक, मनी बिल, केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही संशोधित कर सकती है। उसे इसे बिना किसी संशोधन के या केवल अपनी सिफारिश के साथ भेज सकती है, और वो भी 14 दिनों के भीतर जो है उसे लौटाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरस संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। एकदम जो है कथन ये कैसा हो जाता है, सही हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरस संविधान से ही लिए गए हैं। उसके बाद अगला कथन कह रहा है कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमें कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। तो कथन कौन सा गलत है, केवल दो। आंसर पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिए गए हैं, वहीं मजबूत केंद्र के साथ संघ और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना ये कहां से लिया गया है, कनाडाई संविधान से लिया गया है। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया गया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा, जो है प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था संविधान सभा के लिए, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये कथन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है जब संविधान सभा निर्मित की गई थी तो इसके सदस्य नहीं थे। और बेनेगल नरसिंह राव, बीएन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ये कथन एकदम सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। आंसर पढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा सीमित मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन। कथन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। रीजन कह रहा है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। ये कथन एकदम सही है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। आंसर पढ़ते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है संवैधानिक संशोधन पर अपनी स्वीकृति देंगे ही देंगे, इसलिए वे इसे ना तो स्वीकार कर सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। एक तरफ अनुसूचियां दी गई हैं और दूसरी तरफ विषय दिए गए हैं, दूसरी, तीसरी और कौन सी अनुसूची है, चौथी है और छठी अनुसूची है, ठीक है। तो हम लोग इसका सीधा आंसर देखते हैं। आपको अनुसूचियां याद होंगी तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पहली अनुसूची में क्या है कि जो राज्य और संघ राज्य हैं उनके बारे में बात की गई है। दूसरी में जो है संवैधानिक पदों पर जो बैठे हैं लोग उनके वेतन के बारे में बात की गई है। वहीं तीसरी जो अनुसूची है वो शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात करती है। मतलब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपको 12 अनुसूचियां याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी अनुसूचियां जो 12 हैं वो अच्छे से आपके जहाँ पर होनी चाहिए। पांचवी में क्या है, छठवीं में क्या है, ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के बारे में बात कहाँ की गई है, जनजाति स्थापित करने के बारे में, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। सीधा आंसर देखते हैं। दूसरी अनुसूची भत्ते और परिलब्धियों से संबंधित है, ठीक है। अभी तो हम बता ही चुके हैं। तीसरी जो है शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। चौथी जो है अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। और वही जो छठी अनुसूची है ये असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो जो प्रारूप है, ठीक है, और वो भी प्रथम प्रारूप, ये तैयार किया गया था जो संवैधानिक सलाहकार थे वीएन राव के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ है ही नहीं वो, ठीक है। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट संवैधानिक सलाहकार बीएन राव द्वारा तैयार किया गया था। बाद में बाद में विचार चर्चा और परिवर्तन के लिए डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के समक्ष रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1950 में प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे हमारे यहाँ अंतरिम सरकार में, इन्होंने जो है उद्योग एवं आपूर्ति का जो विभाग है इंडिया मतलब मंत्रालय है, ये इनको मिला था और इन्हीं की सिफारिश पर पहली बार जो है प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था वर्ष 1950 में। आंसर पढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई जो थे उनकी सिफारिश पर किया गया था और इस समिति के सभी 30 सदस्य केवल और केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य जो होते हैं वो केवल और केवल लोकसभा से चुने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 1998 में गठित किस समिति का मुख्य उद्देश्य देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा जे एस वर्मा समिति। जे एस वर्मा समिति का ऐसा उद्देश्य था, जिसका उद्देश्य क्या था? देश भर के प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करना और स्कूलों में इन कर्तव्यों को पढ़ाने के लिए एक रणनीति तथा कार्य प्रणाली तैयार करना था। ठीक है, कब गठित की गई थी? 1998 में। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा विल्स विवाद जो कि 1980 में हुआ था, इस विवाद में इस वाद में सॉरी दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान की आधारशिला के रूप में किसे मान्यता दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डीपीएसपी हैं, इनके बीच संतुलन को इन्होंने जो है महत्व दिया था। ठीक है, सही। तो मिनर्वा मिल्स हुआ कब था? 1980 में हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था। भारतीय संविधान की आधारशिला मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन, बैलेंस पर आधारित है। ये दोनों मिलकर सामाजिक क्रांति के लिए प्रतिबद्धता का मूल बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की आदेश प्रख्यापित करने की शक्ति के संदर्भ में, ठीक है, जो ऑर्डिनेंस राज्यपाल निकालते हैं, उस शक्ति के संदर्भ में कह रहा है कि वह किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। कौन कौन सी वो तीन परिस्थितियां हैं? तो पहली परिस्थिति ये है कि यदि समान प्रावधानों वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती। कुल मिला के बात यह है कि जहां भी राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होगा वहां राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है। देखो, ये पहला पॉइंट, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी, तो यहां भी नहीं कर पाएगा वो अध्यादेश जारी। दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि राज्यपाल के समान प्रावधानों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया हो या आरक्षित कर रखना आवश्यक प्रतीत होता हो, तो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया? राष्ट्रपति का हस्तक्षेप हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? यदि राज्य विधानमंडल का ऐसा अधिनियम जिसमें समान प्रावधान हो और राष्ट्रपति की सहमति के बिना असामान्य हो जाता। मैंने क्या बताया आपको? राष्ट्रपति का अगर हस्तक्षेप होगा तो राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंसर पढ़ लेते हैं। राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित करने के मामले में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। यदि किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो या उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना हो या वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना अमान्य हो जाए, इन तीनों ही परिस्थितियों में वह राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया? अगर राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होता है तो साधारण भाषा में यही बात है, तो वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, और अगला कथन कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, लेकिन वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं। कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर केवल दो सही हो जाएगा। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर पढ़ते हैं। कथन एक गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। वहीं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। ये चीज भी ध्यान रखना है। तो जब भी राष्ट्रपति आ जाए, दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल वो भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, उनके जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। जब बात आ जाएगी उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति में क्या बताया मैंने? उपराष्ट्रपति में केवल ये नहीं है कि वो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेंगे, निर्वाचित और मनोनीत दोनों जो है सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में हुए संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रावधान अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया। अगला कथन कह रहा है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को बढ़ावा देने से संबंधित नया नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया। ठीक है, तो ये जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 में, इसके द्वारा शिक्षा से संबंधित जो है प्रावधान जोड़ा गया था, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित। तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो आंसर हो जाएगा केवल दो। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 ने अनुच्छेद 38 में एक नया प्रावधान जोड़ा था, जिसमें आय, स्थिति और सुविधाओं की असमानता को कम करने की बात कही गई थी।
कथन दो गलत है, क्योंकि सहकारी समितियों अर्थात कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43B में है, और इसको जो है 86वें संविधान संशोधन से नहीं बल्कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कथन है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला कथन कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अगला कथन, अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये तीनों ही कथन जो है एकदम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। तीनों कथन सही है। 99वां संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ था, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तब जो है एनजेएसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जैसे बाद में 2015 में न्यायालय ने जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया था, मतलब उनकी कॉलेजियम जो प्रणाली थी उन्होंने उसको बरकरार रखा था। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 124(2)(a) के तहत न्यायाधीश राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हैं, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, उसे स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कथन और कार्य पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिकल्पित अखिल भारतीय संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया था। तो ये कथन एकदम सही है। ये जो है इसकी परिकल्पना ही की गई थी अखिल भारतीय संघ की, किस अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में, लेकिन ये कभी जो है अस्तित्व में नहीं आ पाया था। कारण क्या था? कारण था कि 1935 के अधिनियम के तहत रियासतों के लिए इस संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था, तो वो शामिल हुए भी नहीं। जब अनिवार्य था नहीं तो वो शामिल भी नहीं हुए, और उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो इसीलिए जो है ये कभी परिकल्पित, या मतलब ये जो परिकल्पना थी ये कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1935 के अधिनियम ने प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था, लेकिन चूंकि इसमें रियासतों का शामिल होना स्वैच्छिक था और उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया था, इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की विभिन्न समितियों और उसके जो है अध्यक्ष, इनसे जो है मिलान करना है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो कार्य संचालन समिति है, राज्यों के लिए समिति है, पत्र समिति है, आवास समिति है। सीधे सीधे आंसर देखते हैं, इतना मिलाना क्या है। जो कार्य संचालन समिति है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं राज्यों के लिए जो समिति बनाई थी इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे पूछे कि प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, प्रत्यय पत्र समिति की इसके कौन अध्यक्ष थे, तो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और आवास समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि लोक लेखा समिति की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसी के तहत जो है पहली बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का एक सच्चा कूड़ादान कहकर किसने संबोधित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। टीटी कृष्णामाचारी ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात डीपीएसपी को भावनाओं का एक सच्चा कूड़ादान कहा था। ठीक है, भावनाओं का सच्चा कूड़ादान किसने कहा था? टीटी कृष्णामाचारी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस आधार पर निलंबित नहीं किया सकता है? तो जो है सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से, केवल केवल इसके माध्यम से निलंबित नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 19 के। आंसर पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को केवल तभी लंबित किया जा सकता है जब आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के द्वारा तय की गई हो। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इन्हें लंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सटीक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारत की सटीक संवैधानिक स्थिति एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से ये तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल और पद से हटाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सबसे सटीक है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। ठीक है,
आंसर पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। पहला तो ये कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, कार्यकाल निश्चित होता है तो सांसद का कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति उसे कभी भी बर्खास्त कर सकता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहेगा तब तक उसे बर्खास्त नहीं किया सकता है, ठीक है। लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है कि उच्च सदन है? निम्न सदन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा मतदान करने का अधिकार होता है। देखिए पहली बात तो वो बोल सकता है, केवल मतदान नहीं कर सकता, तो ये कथन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान में वर्णित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये कथन भी एकदम सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो। आंसर पढ़ते हैं कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन से अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 76। कह रहा है कि अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद में बोलने का अधिकार तो है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है? महान्यायवादी के बारे में, ठीक है। वहीं अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्य के महाधिवक्ता जो हैं इनका कार्यकाल संविधान में वर्णित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुसमर्थन किया गया। और दूसरा कथन कह रहा है कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज अपनाने की जो तारीख है वो कितनी है? 22 जनवरी, सॉरी 22 जुलाई 1947, ठीक है। ये जो है संविधान जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाने की तारीख है। आंसर पढ़ते हैं इसका। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुसमर्थन किया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया था, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय और संघीय किसी भी भारतीय विधायिका को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार केवल ब्रिटिश संसद के पास था। तो ये कथन एकदम सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय गवर्नरों को सौंपी गई थी। तो ये कथन गलत हो जाएगा। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो प्रांतीय गवर्नरों को नहीं बल्कि जो वायसराय था उसको सौंपी गई थी। अगला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। ये कथन एकदम सही हो जाएगा। जो है प्रांतीय स्वायत्तता की बात इसी एक्ट के तहत की गई थी, क्योंकि 1919 का जो एक्ट था उसमें जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 3। कथन 1 और 3 देखिए कहाँ है। तो कथन 1 और 3 कहीं नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। दिए गए कथनों में से 1 और 3 सही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय गवर्नरों को नहीं बल्कि वायसराय को दी गई थी। चूंकि उत्तर केवल 1 और 3 है और ये किसी विकल्प में मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, कथन और कार्ड दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि धन विधेयक के मामले में दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर राष्ट्रपति इसे सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। ये कथन एकदम सही है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। वहीं अगला रीजन कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा ना तो अस्वीकार किया जा सकता है और ना ही संशोधित किया सकता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ उसके बिना लोकसभा को लौटाना होता है, ठीक है। सिफारिशों के साथ या उसको बिना। तो ये कथन एकदम सही। आंसर पढ़ते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास इसे अस्वीकार या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है। वह केवल और केवल 14 दिनों तक इसे रोक सकती है। इसलिए दोनों सदनों के बीच असहमति यानी डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती है और इस प्रकार जो है संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, 100 से लेके 110 के बीच में ही हो गई है, ठीक है। तो अब आप एग्जैक्ट बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये संयुक्त बैठक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान एवं शासन प्रणाली द्वारा विद्वानों की टिप्पणियां, ठीक है। तो एक तरफ टिप्पणी या कथन दिए गए और दूसरी तरफ जो है विद्वान या व्यक्ति दिए गए हैं, ठीक। तो सीधा इसका आंसर देखते हैं किसने क्या कहा है। आंसर देखिए, केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय अर्धसंघीय कहा है। तो अर्धसंघीय बहुत बार पूछा गया है। क्वासी फेडरल कौन कहता है भारतीय संविधान को? तो आंसर हो जाएगा केसी वियर। वहीं जो ग्रैनविल ऑस्टिन है, इन्होंने क्या कहा है? सहकारी संघवाद ने बोला था, ठीक है। और अगर बात करें मुख्य नोट, ये किसने कहा है? तो ये कहा है सर अर्नेस्ट बारकर ने, ठीक है।
तो सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को क्या कहा है, मुख्य नोट कहा है। वहीं लॉर्ड मैकाले की बात करें तो इन्होंने जो है प्रधानमंत्री को समान लोगों में प्रथम के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसने लोकपाल को संस्थागत सार्वजनिक अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जेरोल्ड ई कैडन। जेरोल्ड ई कैडेन ने लोकपाल संस्था का वर्णन संस्थागत सार्वजनिक अंतरात्मा के रूप में किया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस है कि ये वाला क्वेश्चन बने, हालांकि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये क्वेश्चन जो है जरूर बन सकते हैं कि किसने क्या बोला है संविधान को, और ये काफी बार जो है पूछा भी गया है। तो ऐसे हालांकि जब 100 क्वेश्चन बनाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन भी उसमें जो है 10-15 ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं ताकि आप जो है 100 में से 100 स्कोर ना कर पाए। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में वर्ष 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1986 में जो है राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। वर्ष 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर जो संशोधन विधेयक था इसी पर जो है अपना पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति को नियुक्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीपीएसपी के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उदार बौद्धिक सिद्धांतों की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की जो लोक सेवाएं हैं उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, मतलब उसको जो है अलग करना। और ये कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत इसे जो है उदारवादी और बौद्धिक या पश्चिमी बौद्धिकतावादी सिद्धांत के रूप में व्याख्यायित किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है पहला तो ये पता होना चाहिए। तो डीपीएसपी की जब भी बात होती है तो ये अनुच्छेद 36 से लेके कितने तक आती है? 51 तक। 36 से लेके 51 तक जो है हमारे डीपीएसपी वर्णित है, और पूरे जो डीपीएसपी है वो पूरे जो है आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 36 में क्या है? ठीक है, 36 में शुरुआत हो रही है तो उसका मतलब परिभाषा है। ठीक है, 51 में क्या होगा? ठीक, 49 में क्या है? 50 में क्या है? 43 क्या है? 43 बी क्या है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। और इसी को जो है डीपीएसपी को हम लोग बांट के रखते हैं। कैसे? गांधीवादी सिद्धांत में बांट के रखते हैं, उदारवादी जो सिद्धांत है उसमें बांट के रखते हैं। तो उदारवादी तो आपको पता चल गया, उदारवादी या पश्चिम बौद्धिकतावादी, तो वो हो गया अनुच्छेद 50। ऐसे ही बांटा जाता है जो है गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा आता है? ये आता है अनुच्छेद 48, 43, 40, है ना? तो 40, 43, 48 ये आते हैं गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत। आंसर पढ़ लेते हैं, मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या याद करना है आपको। ठीक है, तो डीपीएसपी को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। एक उदार बौद्धिक सिद्धांत है। ठीक है, वहीं ग्राम पंचायत जो कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट है। कुटीर उद्योग जो कि अनुच्छेद 43 में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौवध का निषेध अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में विधायी प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए जाने वाले कंगारू क्लोजर का सटीक अर्थ क्या है? तो जब भारतीय संसद में जो प्रक्रिया चलती है, सदन में जो कार्रवाई चलती है किसी भी विधेयक के ऊपर, तो होता क्या है कि वहां कंगारू क्लोजर किया जाता है। और ये कौन करता है? ये करता है जो सदन पर पीठासीन व्यक्ति होता है वो। बात क्या होती है कि जब बहुत ज्यादा बड़ा जो है विधेयक होता है तो उस पे सहमति लेने के लिए हम जो है पर पर्सन के हिसाब से वोटिंग नहीं कराते हैं। इस पे क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ खंडों पर जो महत्वपूर्ण जो खंड होते हैं उस पर बहस कर ली जाती है, और जो है फिर इसी पर मतदान किया जाता है। और मतदान क्या होता है कि कुछ कुछ खंडों को छोड़कर किया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और ये विधेयक है हमारा, तो मैंने इस पे चर्चा कर ली और इस पे मतदान करा दिया, ये वाली लाइन छोड़ दी, फिर मैंने इस पे चर्चा कर ली, इस पे मतदान करा दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? जंप कर रहा हूँ, यहाँ से सीधा जंप लगा के यहाँ आ रहा हूँ। तो इसको बोलूंगा मैं कंगारू। कंगारू क्या करता है? जंप लगाता है। तो इसको बोलते हैं कंगारू क्लोजर। मतलब कुछ खंडों पर जो है बहस करके हम जो है आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस विधेयक में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान किया जाता है तथा बीच के खंडों को छोड़कर उन्हें पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। संसदीय कार्रवाई में कंगारू क्लोजर का अर्थ है कि विधेयक के केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही चर्चा और मतदान किया जाता है, जबकि बीच के खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें भी पारित मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थगन प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है।
इसलिए राज्यसभा को इस प्रस्ताव का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ये कथन एकदम सही है। राज्यसभा में जो है स्थगन प्रस्ताव का उपयोग करने का या उसको उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ठीक है। और अगला कथन कह रहा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शून्यकाल की ही तरह संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है जिसका प्रक्रिया नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। उसका आंसर हो जाएगा केवल दो। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। आंसर पढ़ते हैं। स्थगन प्रस्ताव सरकार की निंदा करता है, इसलिए इसका प्रयोग राज्यसभा में नहीं हो सकता है। वहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो कि 1954 से एक भारतीय नवाचार है, लेकिन शून्यकाल के विपरीत इसका प्रक्रिया नियमों में उल्लेख किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता है। वहीं अगला कथन कह रहा है कि जब राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल का कोई साधारण विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है और यदि राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटाकर विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित करवाता है तो विधेयक सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसमें राज्यपाल की आगे की कोई भूमिका नहीं होती है। ये कथन भी एकदम सही है। दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। एक और दो दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है। आंसर पढ़ते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। जब राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो उसकी आगे की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। ठीक है। मतलब कोई भूमिका नहीं रहती है। फिर जो है पूरा काम किसके अंतर्गत आ जाता है? वो आ जाता है राष्ट्रपति के अंतर्गत। ठीक है। यदि राष्ट्रपति इसे लौटाता है और राज्य विधानमंडल पुनः इसे पारित करता है तो यह सीधे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, ना कि राज्यपाल के पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम 1955 और संबंधित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि कोई भी पूर्ण आयु और क्षमता वाला भारतीय नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की स्वैच्छिक घोषणा कर सकता है। और दूसरा कथन कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के मूल स्वरूप में राष्ट्रमंडल नागरिकता का भी प्रावधान था, जिसमें या जिसे बाद में 2003 के नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। ये कथन एकदम सही है। उसके बाद तीसरा कथन कह रहा है कि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्ति या उसके वंशज भी वर्तमान में ओसीआई कार्ड धारक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में पंजीकरण के पात्र होती हैं। तो नहीं, ओसीआई जो है कुछ चुनिंदा देशों के लिए ये सुविधा दी गई है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी या पाकिस्तान के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। तीन जो है यहाँ है, इसका मतलब है कि ये तीनों कथन गलत हो जाएंगे। सही कौन सा हो जाएगा? केवल एक और दो। आंसर पढ़ते हैं। कथन एक और दो सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग किया जा सकता है और 2003 के संशोधनों ने राष्ट्रमंडल नागरिकता के प्रावधान को निरस्त कर दिया था। और ये कथन तीन गलत है क्योंकि पाकिस्तान या बांग्लादेश जाने वाले या उनके वंशज ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कार्ड दिया गया है। कथन कह रहा है कि राज्य विधानमंडलों में किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए संसद की भांति संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और कार्ड कह रहा है कि राज्य विधानमंडलों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए उसे दूसरी बार पारित करने का तंत्र केवल विधानसभा में उत्पन्न होने वाली विधेयक पर ही लागू होता है। विधान परिषद में उत्पन्न विधेयक यदि विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। आंसर पढ़ते हैं। राज्य विधानमंडलों में विधानसभा अधिक शक्तिशाली होती है। यदि विधान परिषद से उत्पन्न कोई विधेयक विधानसभा अस्वीकार कर दे तो वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए संसद की तरह राज्य विधानमंडलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन। संविधान संशोधनों को उनके प्रमुख प्रावधानों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संविधान संशोधन और दूसरी तरफ जो है प्रावधान दिया गया। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 बहुत ही फेमस है। इसके द्वारा जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो था उसको लाया गया था। तो इसका तो हो जाएगा पहला। तो बी का अगर पहला हो जाएगा तो बस यहीं से आंसर निकल आएगा और तो कहीं है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। आंसर पढ़ते हैं। तो पहले ये देखिए 10वां संविधान संशोधन जो है 1961 में लाया गया था और दादरा और नागर हवेली है इसको क्या किया गया था? संघ में शामिल किया गया था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था और प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार जो अनुच्छेद 21 है इसको बनाया गया था। ठीक है। 21 ए को। वहीं 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था और इसके द्वारा जो है मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया था।
वहीं जो 97वां संविधान संशोधन है 2011 में लाया गया था और सहकारी समितियों को संवैधानिक का दर्जा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए प्रथम विधि आयोग, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य विधिक विशेषज्ञ के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और ये 1833 का चार्टर एक्ट था। इसी के द्वारा, आपको ध्यान हो तो, जो चीन और चाय के साथ जो व्यापार था वो भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी, ब्रिटेन का कोई भी निवासी यहाँ से व्यापार कर सकता था भारत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा तैयार किए गए भारतीय संविधान के मूल प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। इस मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल थी। बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के समक्ष चर्चा के लिए इसे रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है? तो अधिकतम 3 महीने की जो है अवधि होती है। इस दौरान तक आप जो है बिना किसी सलाहकार बोर्ड के किसी व्यक्ति को डिटेन कर सकते हैं। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसकी अवधि बढ़ाने का कारण या पर्याप्त कारण न बताए। ठीक है, तो मुद्दा क्या है, मतलब कोई व्यक्ति है, उसको सीधा पकड़ा गया और पकड़ के मैं अधिकतम, सरकार अधिकतम कितने महीने, 3 महीने तक उसको जो है डिटेन कर सकती है। और अगर इससे ज्यादा की अवधि के लिए इसको डिटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक जो सलाहकार बोर्ड होगा, ठीक है, उसकी अनुमति लेनी चाहिए। ठीक है, और उसकी अनुमति ही इस अवधि को बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, और इसका जो है पर्याप्त कारण भी बताना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आप इसको आगे के लिए डिटेन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उल्लिखित पृथक्करणीय के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह निर्धारित करता है कि कोई भी सामान्य कानून जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के असंगत है या उसका अल्पीकरण करता है वह शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है पृथक्करणीय का सिद्धांत। ठीक है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत पृथक्करणीय का सिद्धांत उल्लिखित है। इसका अर्थ है कि यदि कोई भी सामान्य कानून मौलिक अधिकारों के असंगत है या मौलिक अधिकारों को छीनता है तो वह कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य घोषित माना जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी कानून मौलिक अधिकारों का निषेध करेगा उसको जो है शून्य घोषित कर देगा। ठीक है, अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच मुख्य वैधानिक, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और वैचारिक अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सबसे सटीक है? तो देखिए, जब जब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी की बात की जाएगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की जाएगी, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो मौलिक अधिकार हैं, दो तीन चीजें हैं मौलिक अधिकार। एक तो आपसे जब भी कोई पूछे तो ये नेगेटिव प्रकृति के होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका, ये जो है नागरिकों के अधिकार हैं किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये जो है नेगेटिव, नकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। वही डीपीएसपी की बात की जाए, ठीक है, तो ये जो है राज्य को कर्तव्य बताए गए हैं कि आपको क्या करना है, सरकार को कर्तव्य बताया गया है कि आपको राज्य के लिए क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः लागू होते हैं। वही जो डीपीएसपी होती है, इसको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ठीक है, कि जो टीपीएसपी है उनको लागू करना जो है सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए आपको पता हो कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत लिखा है समान नागरिक संहिता, और जिसको लागू करने के लिए सरकार जो है जगह जगह कानून लेके आ रही है, अलग अलग राज्य इसको अपनाने के लिए भरसक प्रयास में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंसर पढ़ लेते हैं। जो फंडामेंटल राइट है और जो डीपीएसपी है, इसके बीच स्पष्ट अंतर बताया गया क्या, कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी विधान की या लेजिस्लेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। वहीं जो डीपीएसपी है, इसको लागू करने के लिए
कानून या विधान बनाना आवश्यक होता है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में स्थगन और सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थगन केवल संसद की एक बैठक को ही समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान सदन के पूरे सत्र को समाप्त कर देता है। और अगला कथन कह रहा है कि सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि स्थगन का कार्य सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी एडजर्नमेंट होता है, स्थगन होता है, तो स्थगन क्या करता है कि एक तरीके से समझिए, जैसे स्थगन और सत्रावसान मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब स्कूल में क्या लगते हैं, घंटे लगते हैं ना, कि एक घंटा इस इन मैडम का है, ठीक है, दूसरा घंटा दूसरे सर का है। तो जो घंटे लगते हैं ना, उसको आप समझिए स्थगन। स्थगन का मतलब क्या है कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है और इसके बाद जो है अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की बारी आ गई है। ठीक है, तो ये हो गया स्थगन। मतलब स्कूल चल रहा है, लेकिन बस केवल जो है सब्जेक्ट चेंज हुआ है, घंटा चेंज हुआ है। तो इसका मतलब है कि स्थगन हम किसे बोलेंगे, ये जो है सदन की केवल एक बैठक को समाप्त करता है। और जब सत्रावसान हो जाएगा, तो इसका मतलब है पूरा सदन समाप्त हो जाएगा। सदन का मतलब है अब सदन की बैठक ही नहीं होगी। ठीक है, और ये आमतौर पे कब होता है, जब चुनाव हो जाता है, नई लोकसभा का जो है निर्माण होता है, तब जो है सत्रावसान ही कहलाता है वो। ठीक है, तो सत्रावसान क्या है, सदन के पूरे सत्र को समाप्त करता है, मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, समझिए पूरा स्कूल खत्म, नेक्स्ट डे नेक्स्ट नई बात। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। वही सत्रावसान क्या है, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। जब भी सत्रावसान होगा, ये भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और जब स्थगन होगा, तो ये कौन करेगा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वहां, पीठासीन अधिकारी है, वो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर सही है। आंसर पढ़ते हैं, स्थगन का कार्य सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, वहीं यह केवल जो है एक बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इस सदन के पूरे सत्र को ही समाप्त कर देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि संसद के सत्र के दौरान किसी सदस्य को साक्ष्य देने या किसी लंबित मामले में गवाह के रूप में पेश होने के लिए बाध्य करने से क्या है, छूट प्राप्त है। ये कथन एकदम सही है। जो माननीय सांसद लोग होते हैं, उनको बहुत सी जो है उक्तियां प्राप्त हैं, मतलब उनको बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, वहीं अगर दूसरे कथन की बात करें कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार प्रेस को संसद की गुप्त बैठक सहित सभी प्रकार की कार्यवाहियों की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार है। भाई पूर्ण अधिकार नहीं है, और खास तौर पर जो गुप्त बैठक होती है वो तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो। आंसर पढ़ते हैं, सांसदों को सत्र के दौरान साक्ष्य देने या गवाह बनने से छूट प्राप्त है। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 ने प्रेस को संसद की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता तो दी, लेकिन यह गुप्त बैठक की कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुप्त बैठक की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के स्वरूप व संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ते हैं, पहला कथन लिखा है कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में या इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 शामिल किया गया था। ये कथन एकदम सही है। अगला कथन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक विस्तृत निकाय है, जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों श्रेणियां शामिल होती हैं। ये कथन एकदम सही है। अगला कथन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य बने बिना 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद धारण नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, याद रखिएगा, ये कथन भी एकदम सही है। मतलब क्या है कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कितने महीने तक, अधिकतम 6 महीने तक। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे नहीं बन सकते हैं। जब जो सरकार सत्ता में है, वो सरकार अगर चाहेगी, तो वो जो है अगर आपको मंत्री बनाना चाहती है, तो अधिकतम कितने महीने तक बना सकती है, 6 महीने तक, बिना किसी चुनाव लड़े हुए। ठीक है, और 6 महीने के बाद अगर आप किसी भी सीट से नहीं जीतते हैं, ठीक है, या आपने चुनाव लड़के किसी भी सीट से नहीं जीता, तो आप जो है मंत्री के पद से हटा दिए जाएंगे। ठीक है, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 75(5) कहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक दो तीन तीनों सही है। तीनों कथन सही है। मूल संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। तो ये मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ये क्यों जोड़ा गया था, इसके पीछे भी एक कहानी है। 1975 की वो इमरजेंसी, ठीक है, और फिर उसमें इंदिरा गांधी का जो है इमरजेंसी लगाना बिना किसी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे पूछे हुए। ठीक है, तो ये सब जो है कहानी आपको पता होगा, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, कथन और कार्य पर विचार कीजिए।
कथन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत भारत में पहली बार 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये कथन जो है एकदम सही हो जाता है। ठीक है। अगला देखिए कार्ड क्या कह रहा है कि वर्ष 1923 में गठित ली आयोग ने भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। ये कथन एकदम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। 1919 का वो भारत सरकार अधिनियम था, इसी के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और इसी के अनुसरण में 1923 में जो है ली आयोग का गठन हुआ था। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि ली आयोग किससे संबंधित था, तो ली आयोग जो है 1926 में केंद्रीय लोक आयोग की स्थापना की सिफारिश करता है। ठीक है। कब गठन हुआ था? 1923 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधनों को उनके प्रावधानों से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ जो है संशोधन दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है प्रावधान दिए गए हैं। सीधा आंसर पढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं लगाते इसमें। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, और संसद को जो है मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी संशोधन में, किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। ये वही जो है संशोधन है जब इंदिरा गांधी एक के बाद जो है एक धड़ल्ले से संशोधन की जा रही थी संविधान में। ठीक है। उसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1972 में होता है, और जो है लोकसभा सीटें 525 से कितनी कर दी जाती हैं, बढ़ाकर 545 कर दी जाती हैं। वहीं 61वां संविधान संशोधन 1989 बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। और वहीं 69वां संविधान संशोधन 1991, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा जो है दिल्ली को एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्षेत्र बनाया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन और कार्यप्रणाली के संबंध में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में तत्कालीन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किसे मनोनीत किया गया था? तो पहला तो ये मालूम है आपको, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के संबंध में। सीधा सीधा क्वेश्चन उसने पूछा था, मुझे अभी भी याद है, मैंने जब पेपर देखा था तो उसने लिखा था कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। समझ रहे हैं? सीधा आंसर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ ये पूछ रहा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे पहले, इन्होंने किसे उपाध्यक्ष नियुक्त किया था, प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आंसर पढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। उन्हें 9 दिसंबर 1946 को तत्कालीन स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946, अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, ध्यान आ जाना चाहिए आपको। अंतरिम सरकार में कौन क्या था? लियाकत अली खान को क्या दिया गया था? ठीक है, बलदेव सिंह थे, उनको कौन सा जो है मंत्रिपरिषद, उनको क्या सौंपी गई थी? ठीक है, क्या कार्य दिया गया था? जॉन मथाई बहुत पूछा जाता है, ये सब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और ये देखो अगला क्वेश्चन ही आ गया। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया था? तो अभी मैंने बताया, वित्त मंत्रालय बताया तो नहीं है, वित्त मंत्रालय का जो प्रभार है वो लियाकत अली खान को सौंपा गया था। तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जॉन मथाई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इन्हें क्या सौंपा गया था? इन्हें सौंपा गया था उद्योग एवं आपूर्ति से संबंधित विभाग। ठीक है, जगजीवन राम के बारे में हम लोगों ने बात की, जो श्रम विभाग है ना, वो जो है किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को। ठीक है, और सी राजगोपालाचारी हैं, इनकी अगर बात करें तो इनको क्या दिया गया था? इनको दिया गया था, ये तो सबको पता है, शिक्षा वाला जो विभाग है, ठीक है, वो सौंपा गया था। अंतरिम सरकार 1946 की सूची के अनुसार वित्त मंत्रालय का प्रभार लियाकत अली खान को दिया गया था, और आर के षणमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। ये स्वतंत्र भारत के थे, ठीक है, तो ये अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। जो षणमुखम चेट्टी थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में, मतलब 1947 में ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो पहले वित्त मंत्री हमारे कौन हो जाएंगे? चेट्टी साहब। ठीक है, और उसके बाद जो डॉक्टर जॉन मथाई थे, ये 1946 में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय इन्हीं के पास था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के इतिहास में अब तक केवल 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 1978 में दूसरी बार बैठक, संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किस विधेयक को पारित करने के लिए बुलाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। अब तक केवल 3 बार जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई है, 1961 में दहेज निषेध विधेयक पर, 1978 में बैंक सेवा आयोग विधेयक, और 2002 में पोटा पर। ठीक है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, मैंने पहले पूछा था, आपको बता दिया। 3 बार बुलाया गया केवल, 1961, 78 और 2002। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों
का फेडरेशन कहने के बजाय राज्यों का संघ वर्णित किया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार, यह शब्दावली मुख्य रूप से किस बात को स्पष्ट करती है? तो आंसर हो जाएगा बी, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह एक अविनाशी संघ है। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ राज्य विघटित हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन संघ विघटित नहीं हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है अविनाशी संघ का विनाशी राज्य, ठीक है ना। किसे कहा जाता है? भारत को। भारत को क्या बोला जाता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है। मतलब संघ जो है टूट नहीं सकता है, राज्य जो है उनको तोड़कर हम एक से दो बना सकते हैं। जैसे आपको पता हो कि तेलंगाना को बनाया गया था 2014 में, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है। जबकि अमेरिका के संदर्भ में उल्टा बोला जाता है, ठीक है, वहां क्या है, राज्य जो है नहीं टूट सकते हैं, जबकि संघ को जो है तोड़ सकते हैं, वहां विनाशी संघ हो जाता है, ठीक है, यहाँ अविनाशी संघ रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरी बात, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अविनाशी संघ है, ठीक है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, संसद में पेश किए जाने वाले सार्वजनिक विधेयक, पब्लिक बिल और निजी विधेयक के बीच प्रमुख प्रक्रियात्मक अंतर के संबंध में कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक विधेयक के सदन में अस्वीकृत होने पर सरकार के इस्तीफे की नौबत आ सकती है, जबकि निजी विधेयक के अस्वीकृत होने पर संसदीय विश्वास या सरकार के इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर सी हो जाएगा। तो पहला बात, जो सार्वजनिक विधेयक है उसको कौन पेश करता है? सार्वजनिक का मतलब हो गया यहाँ सरकारी, सरकारी विधेयक पूछा जाता है। सरकारी विधेयक कौन पेश कर सकता है? तो सरकारी विधेयक जो है केवल और केवल मंत्री पेश कर सकता है, ठीक है, और वो मंत्री कौन? जो सरकार में मंत्री शामिल है वो पेश कर सकते हैं, ठीक है। और जो निजी विधेयक होता है ये कोई भी पेश कर सकता है, कोई भी सदन का जो मेंबर है वो पेश कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर पढ़ते हैं। सार्वजनिक विधेयक, पब्लिक बिल मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, और यदि यह सदन में गिर जाता है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार में विश्वास की कमी है, जिससे सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, ठीक है। इसके विपरीत निजी विधेयक, प्राइवेट बिल के अस्वीकृत होने पर सरकार के विश्वास या इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार बिल्कुल समान है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनको हटाने की प्रक्रिया का आधार बिल्कुल समान नहीं है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है जो मैं बोल रहा हूँ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि किसी भी अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। ये कथन एकदम सही है। मैंने बोला ना कि इसकी सिफारिश बहुत जरूरी है अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? केवल दो, ठीक है। आंसर पढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को किसकी सिफारिश पर हटाया जाएगा? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 51(a) के तहत मौलिक कर्तव्यों की सूची में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का कर्तव्य तीसरे स्थान पर रखा गया है। 51(a) में बोल रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये कि आप मौलिक अधिकार पूरे याद होने चाहिए, ठीक है, जितने भी मौलिक अधिकार हैं। अगला कथन कह रहा है कि यदि कोई नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय परमादेश रिट जारी करके उसे ऐसा करने के लिए बाध्य कर सकता है। ये कथन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल तो। ये कथन एकदम सही था। तो आपको जो है मौलिक कर्तव्यों को याद कर लेना जितने भी हैं, ठीक है। तो आंसर पढ़ते हैं इसका। अनुच्छेद 51 के तहत तीसरा मौलिक कर्तव्य जो है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना ही है, जबकि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए न्यायालय जो है परमादेश रिट जारी नहीं कर सकता। यह एक नैतिक जिम्मेदारी है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों में जो भी चीजें दी गई हैं वो एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है किसी भी नागरिक के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति के सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ठीक है। अगला कथन देखिए, समिति के सदस्यों का चुनाव हर साल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संख्याबलीय मत द्वारा किया जाता है। तो ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है।
जब भी प्राक्कलन समिति की बात आएगी तो केवल और केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं। और कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और वह हमेशा विपक्षी दल का होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो भी समिति का अध्यक्ष होगा, कौन सी समिति का? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होगा, वो हमेशा विपक्षी दल का नहीं होगा, सत्तारूढ़ दल का होगा, ठीक है। सत्तारूढ़ दल का ध्यान रखना, ठीक है। जिसकी सरकार चल रही होगी उसी में से किसी को बनाया जाएगा अध्यक्ष, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो। आंसर पढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह हमेशा सत्ताधारी दल से होता है, न कि विपक्षी दल से, ठीक है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कथन और कार्य पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर गतिरोध सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना कि नहीं बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, धन विधेयक के मामले में नहीं बुलाई जाती है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कथन कार्ड क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया केवल सामान्य विधान तक सीमित है। जो सिंपल लेजिस्लेशन होता है, मतलब जो सिंपल कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं तक सीमित है और यह संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती है। तो ये कथन भी एकदम सही है, मतलब आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 108 पहले ही बता चुका हूं मैं। इसके तहत जो है सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल, ये ध्यान रखना, केवल साधारण कानूनों और वित्तीय विधेयकों के लिए है। इसे संविधान संशोधन विधेयक के लिए लागू नहीं किया जाता है। और ध्यान रखना है प्लस किसके लिए? बताइए बताइए, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, धन विधेयक के लिए, ठीक है। धन विधेयक के लिए जो है क्या नहीं है? संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, संविधान की मूल संरचना के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक वादों को उनके द्वारा घोषित मूल संरचना के तत्वों से संबोधित कीजिए। तो एक तरफ जो है वाद दिए गए हैं, मतलब केस है, और दूसरी तरफ जो है क्या उन्होंने वहां से निष्कर्ष निकाला था, उन केसेस से मूल निष्कर्ष क्या निकला था, उसके साथ जो है हमें मिलान करना है, ठीक है। तो पहला जो आपको याद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला आपको ये याद करना है कि जो क्योतो होलोवान वाद है, जो क्योतो होलोवान केस है, वो हुआ था 1993 में। एल चंद्र कुमार का हुआ था 1997 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा एस आर बोम्मई केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1994 में आया था। इंदिरा साहनी केस की, इंदिरा साहनी वाद की, तो ये हुआ था 1992 में, ठीक है। तो इंदिरा साहनी जो केस था, ये तो आया था विधि के शासन के लिए, तो डी का तो चौथा हो जाएगा, ठीक है। डी का चौथा कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ से समझ लीजिए आंसर इसका सीधा निकल रहा है, सी हो जाएगा, ठीक। तो ए का हो जाएगा पहला। ए का पहला का मतलब क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्योतो होलोवान केस में कहा गया था, किसके द्वारा? मान लिया उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ठीक है। वहीं देखिए ये सी आंसर है, तो एक दो तीन सीधे सीधे मिल रहे हैं, तो बी का आंसर हो जाएगा दूसरा। एल चंद्र कुमार केस में क्या कहा गया था कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उसके बारे में बात की गई थी। और एस आर बोम्मई केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संघवाद और धर्मनिरपेक्षता है, इसका सिद्धांत दिया गया था एस आर बोम्मई केस में, ठीक है। कब हुआ था? 1994। आंसर पढ़ते हैं। आंसर वही दिया गया, मिलान करना था और कुछ नहीं, कि क्योतो होलोवान केस 1993 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से संबंधित। एल चंद्र कुमार केस जो है 1997 में अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित। एस आर बोम्मई केस जो 1994 में हुआ था संघवाद और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित। इंदिरा साहनी वाद 1992 में हुआ था और इसके तहत जो है विधि के शासन पर महत्व दिया गया था, या इस पर जोर दिया गया था। 1992 का केस है ये। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान सभा के निर्माण की मांग को सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव या घोषणा के तहत स्वीकार किया गया था? तो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी के तहत संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार सैद्धांतिक रूप से अगस्त प्रस्ताव के तहत स्वीकार किया गया था, ठीक है, संविधान सभा की मांग को। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित सेंगोल के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किसकी आकृति उकेरी गई है, जो न्यायपूर्ण शासन की प्रतीक है, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा नंदी बैल, ठीक है। नंदी बैल की आकृति उकेरी गई है और ये 5 फीट लंबे राजदंड के शीर्ष पर उकेरी गई है, ठीक है। मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब उसकी लंबाई कितनी है? 5 फीट लंबा है वो, ठीक है, ध्यान रखना। कब स्थापित किया गया था? 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन
1978 के बाद एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भाग कौन से भाग में रखा गया है? 12। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 300 ए। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये। और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में, अब मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार क्या है? एक लीगल राइट रह गया है। और इसी के तहत आपको पता होगा कि सरकार जो है, जब आपकी जमीन जायदाद कुछ लेती है हाईवे वगैरह बनाने के लिए या कुछ और प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए, तो जो है मार्केट प्राइस से बहुत मतलब 2-3 गुना ज्यादा जो है दाव में आपको पैसे देती है और आपसे जो है जमीन खरीदती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में क्षेत्रीय परिषदों जोनल काउंसिल की प्रकृति और कार्य प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1956 के संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित परामर्शदात्री संगठन हैं क्या? जोनल काउंसिल। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ध्यान रखना। तो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, और किसके तहत? संसदीय अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय हैं। ठीक है, 1956 के संसदीय अधिनियम द्वारा इन्हें स्थापित किया गया था। ये संवैधानिक नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कथन आपको बना के पूछ सकता है कि क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ये संवैधानिक नहीं है। ये क्या है? ये जो है संसदीय अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये वैधानिक निकाय है। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं और ये मुख्य रूप से परामर्शदात्री संगठन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अंतर्निहित धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म की सकारात्मक अवधारणा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो जो सेक्युलरिज्म की वास्तविक अवधारणा है, उसका मतलब है कि राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर पढ़ते हैं। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की एक सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का स्पष्ट अर्थ है कि राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नीति आयोग की संगठनात्मक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मतलब पहली बात तो ये कि जो उपाध्यक्ष हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, पहली बात ये है कि नीति आयोग बना किसकी उस पे है? प्रधानमंत्री के। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ही इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। कब बना था ये? 2015 में। ठीक है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदों का संयोजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या इनके उनके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा की जाती है। तो ये कथन एकदम सही है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? केवल एक। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। क्षेत्रीय परिषदों का संयोजन प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन की समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है भाई, ये कथन एकदम सही है। जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, इसका गठन पहली बार 1964 में ही हुआ था। ठीक है, और कृष्ण मेनन की समिति की सिफारिश पर। ठीक, प्राक्कलन समिति की बात करते हैं और लोक लेखा समिति की अगर बात करें तो दोनों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, आप शायद अभी पहले ही पढ़ चुके होंगे। जो प्राक्कलन समिति है उसमें जो सदस्य हैं, ठीक है ना, ये जो एस्टिमेट कमेटी होती है, इसमें हम लोग पढ़ के आए हैं कि 30 सदस्य होते हैं टोटल। और ये टोटल सदस्य जो है कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा से चुने जाते हैं। और राज्यसभा में या राज्यसभा से इसका कोई भी नाता नहीं होता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो आंसर केवल एक हो जाएगा। आंसर पढ़ते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर बनी थी। प्राक्कलन समिति की बात करें तो उसके सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, उनमें राज्यसभा को कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए संसद भवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है कि इसका आकार त्रिकोणीय है और इसमें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नामक 3 मुख्य द्वार हैं। ठीक है, कौन कौन से? ज्ञान, शक्ति और कर्म। ये कथन एकदम सही है। अगला कथन कह रहा है कि नई इमारत में लोकसभा का आंतरिक भाग राष्ट्रीय पक्षी मोर
और राज्यसभा का आंतरिक वाहक राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। ये कथन भी एकदम सही है। वहीं कह रहा है अगला कथन कि इसमें राज्यसभा जो कक्ष है उसकी जो बैठने की क्षमता है 250 से बढ़ाकर 550 कर दी गई है। भाई राज्यसभा कक्ष है, ठीक है, लोकसभा नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, कौन से कथन सही है, पहला और दूसरा। आंसर पढ़ते हैं। नई संसद कैसी है, त्रिकोणीय है, जिसमें 3 मुख्य द्वार हैं तथा लोकसभा मोर और राज्यसभा कमल थीम पर आधारित है। नए भवन में राज्यसभा के कक्ष की जो क्षमता है वो 250 से बढ़ाकर कितना कर दी है, 384। ठीक है, ये ध्यान रखना है, राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कार्ड पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और एक दोहरी राज व्यवस्था की परिकल्पना करता है, फिर भी यह केवल एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। कथन एकदम सही है, आपको सबको पता है कि हमारे भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है। वहीं रीजन कह रहा है कि भारत में नागरिक केवल संघ के प्रति निष्ठा रखते हैं और अमेरिका स्विट्जरलैंड की तरह यहाँ राज्यों का कोई अलग नागरिकता नहीं दी जाती है। ये कथन भी एकदम सही है और इसी का ये जो है कार्ड सही ठहरता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर पढ़ते हैं। यदि भारत भारत एक संघीय राष्ट्र है लेकिन इसमें अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में केवल एकल नागरिकता है, जिसका अर्थ है कि सभी नागरिक केवल संघ के प्रति निष्ठा रखते हैं और राज्यों की कोई अलग नागरिकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ देश का संविधान दिया गया है, दूसरी तरफ जो है विशेषताएं हमने उनसे क्या ग्रहण की हैं वो दिया गया है। ठीक है, तो जर्मनी का जो वाइमर संविधान है इसकी बात करें तो यहाँ से हमने जो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये लिया है। वहीं अगर हम जापानी संविधान की बात करें तो जो है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ, ये हमने जापानी संविधान से लिया है। और फ्रांसीसी संविधान बहुत ही फेमस है, यहाँ से हमने 3 चीजें ली थी, कौन कौन सी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है ये। ठीक है, और अगर हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो फिर बचा एक है। इसका मतलब हमने यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव ये लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका मिलान तो हम लोग कर ही चुके हैं, देख लेते हैं क्या है कि वाइमर जो संविधान है जर्मनी का, वहां से हमने आपातकाल का जो प्रावधान है वो लिया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, संविधान संशोधन की करने की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। फ्रांस की अगर बात करें तो हमने गणतंत्र और प्रस्तावना का जो है आदर्श वहीं से लिया है। और जापान की बात करें तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये ली है हमने जापान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्च 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, नहीं पूछ रहा है। 3 लोग शामिल थे, कौन कौन, ये 3 जो आपके सामने लिखे थे ये हैं शामिल। ठीक है, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टफोर्ड क्रिप्स, इंपॉर्टेंट है, तीनों का नाम याद रखिए। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन में शामिल थे। ठीक है, कौन शामिल नहीं था, तो लॉर्ड वेवेल। आंसर पढ़ते हैं। मार्च 1946 में भारत पहुंचे कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन, स्टफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। लॉर्ड वेवेल क्या थे, ये उस समय भारत के वायसराय थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत रिट जारी करने के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वाधिक सटीक है, तो आंसर सीधा बी है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको हम अभी बताएंगे कैसे और सवाल पूछ सकता है। जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने सामान्य अधिकार क्षेत्र के हिस्से के रूप में अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सवाल कभी कभी ऐसे और बनता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो रिट जारी करने की क्षमता है वो उच्च न्यायालय से अधिक है या कम है। तो ये जो मैं आपको बोला हूं अभी, तो इसको ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने की जो क्षमता है या जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय से कम है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत अपने सामान्य अधिकार क्षेत्र के हिस्से के रूप में तथा अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो यहीं से जो है उच्च न्यायालय की अधिक शक्तियां हो जाती हैं रिट जारी करने की। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं इसका। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत सामान्य अधिकार हिस्से के रूप में मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी, ठीक है, रिट जारी कर सकता है। तो उच्च न्यायालय का यह उपचार कैसा है, विवेकाधीन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रक्रिया में जब सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को बोलने से रोककर किसी अन्य सदस्य को बोलने के लिए कहता है तो यह प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है, तो हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसे बोलते हैं, क्रॉसिंग द फ्लोर किसे बोलते हैं, है ना, यील्डिंग द फ्लोर किसे बोलते हैं, तो इनको आप पढ़ लेना। ठीक, वैसे इतना डीपली नहीं जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप जो है पढ़ सकते हैं। तो संसदीय प्रक्रिया में क्या है, जब पीठासीन अधिकारी क्या करता है, किसी सदस्य को बोलने से रोकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने का अवसर देता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। ठीक है, और अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का वो करता है कोशिश, तो इसको क्या बोलते हैं,
क्रॉसिंग द फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली जो है उसके संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि इस 5 सदस्यीय निकाय का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, सीजेआई करते हैं, और इसमें कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, तो ये कथन एकदम सही है। अगला कथन कह रहा है कि कॉलेजियम द्वारा की गई लिखित सिफारिश के सीधे भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है जो अंतिम नियुक्ति करते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। लिखित सिफारिश को सीधे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाता है, ये अंतिम रूप से जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लिखित सिफारिश पहले जाती है कहाँ, लॉ मिनिस्टर के पास, ठीक है। फिर उसके बाद जाती है किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। फिर उसके बाद कहाँ जाती है, उसके बाद जाती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। कॉलेजियम जो है एक 5 सदस्यीय निकाय है, 1+4 याद रखना है। एक कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश, और 4 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो सीजेआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश सीधे राष्ट्रपति को नहीं बल्कि पहले किसे जाती है, यूनियन लॉ मिनिस्टर को जाती है, फिर जो है प्रधानमंत्री को, और अंत में राष्ट्रपति को भेजी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हालिया संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि 114 संविधान संशोधन, पहली बात तो ये हुआ कब है, तो 2019 में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन जो समुदाय था इसके लिए जो सीटें आरक्षित होती थी इसको समाप्त कर दिया गया है, ये कथन एकदम सही है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में जो हुआ था, इसके तहत क्या हुआ है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या इनकी पहचान करने की जो राज्य सरकारों को शक्ति थी इसको वापस ले लिया, ये कथन गलत हो जाएगा। वापस नहीं लिया था, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग थे, ठीक है, इसकी पहचान करने की जो राज्य सरकारों की शक्ति थी इसको वापस से बहाल किया गया था, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा कथन, और कह रहा है कि इसे केंद्र तक सीमित किया गया, ये गलत है, ठीक है। राज्य सरकारों को शक्ति दी गई थी इसके द्वारा, ठीक है। आगे कह रहा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, ये कब हुआ है, 114 संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें, कितनी, 1/3 सीटें जो है 15 वर्षों के लिए आरक्षित की गई हैं, तो ये कथन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, गलत हो जाएगा केवल दो, आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल दो, ठीक है। अब देखिए, ये हमने जो है 3 कथन पढ़े हैं और तीनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, और जब क्वेश्चन बनेंगे वहां पर लोअर पीसीएस में, तो ये नहीं है कि इतने बड़े बड़े कथन मेरे हिसाब से तो नहीं आने चाहिए, ठीक है। लोअर पीसीएस है, पीसीएस भी नहीं है ये, ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में बनते हैं, ठीक है। अगर आपने लगाए होंगे तो उसमें भी बहुत ही रेयर, ठीक है, वरना सीधे जो है वन लाइनर पूछा जाता है। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि 114 संविधान संशोधन कब हुआ था, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसके क्या प्रावधान थे, ठीक है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ, इसका क्या प्रावधान था, ये तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, इनको ध्यान रख लीजिए, ठीक है। यहाँ से सीधा एक एक वन लाइन क्वेश्चन बन सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे ऐसे पूछा सकता है कि 106वां संविधान संशोधन, इसी के नीचे लिखा होगा 104वां संविधान संशोधन, इसी के नीचे लिखा होगा 101वां संविधान संशोधन, और इनके सामने लिखी होंगे जो है सन लिखी होगी कि कब हुआ है कौन सा, उसको मिलान करिए, ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। तो तरीके आपके जो है दिमाग में आने चाहिए कि कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है। आंसर पढ़ते हैं कि 105वां संविधान संशोधन 2021 में जो हुआ था, इसके तहत क्या हुआ था, जो SEBC है, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को छीना नहीं था, बल्कि इसे क्या किया गया था, रिस्टोर किया गया था, बहाल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1953 में भारत सरकार द्वारा नए राज्यों के गठन के मुद्दे पर विचार करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के अन्य 2 सदस्य कौन कौन थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जो 1953 में एक आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी अध्यक्षता की थी फजल अली ने। इनके साथ 2 और व्यक्ति थे, उनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू और एक थे KM पड़ेकर, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि दोनों नाम यहाँ नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर पढ़ते हैं, फजल अली आयोग के अन्य 2 सदस्यों के नाम सही नहीं है, कौन कौन से थे वो देखिए। तो 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठित किया गया था। इसके अन्य जो सदस्य थे वो थे KM पड़ेकर, इंपॉर्टेंट, और हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, एक था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और एक है ये 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, दोनों ही कब किए गए थे, 1971 में किए गए थे, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, साल 1970 से 1980 का जो भी पॉलिटिकल घटना हुआ है, अगर आपको वो अच्छे से पता है तो आप ये समझिए कि फंडामेंटल राइट और जो DPSP हैं
और जो उनका टेक्निकल पक्ष है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये मेरी बात उन लोगों को समझ आ रही होगी जिन्होंने पॉलिटी को थोड़ा डीपली पढ़ा है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, 1970 से लेके 1980 का जो दशक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, कभी बताएंगे इसको फुर्सत से, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से संविधान में यह महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि यदि राज्य अनुच्छेद 39 बी और 39 सी में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है तो उसे कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में अमान्य या चुनौती नहीं दी जा सकती है। वे विशिष्ट मौलिक अधिकार कौन से थे, ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही डीपली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14, 19 और 31, ठीक है। इसके आधार पर जो है हम जो है 39 बी सी को चुनौती नहीं दे सकते थे, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 25वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से, ठीक। आंसर पढ़ते हैं इसका। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था। इसके तहत यह प्रावधान जोड़ा गया था कि जो राज्य है वह अनुच्छेद 39 बी और 39 सी में दिए गए जो डीपीएसपी है इनको लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है तो उसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा जो गारंटीकृत मौलिक अधिकार है इनके उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय संसद की वित्तीय एवं मतदान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार सदन में मतों की बराबरी की स्थिति में पीठासीन अधिकारी निर्णायक मत का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये कथन एकदम सही है, अनुच्छेद 100 में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कास्टिंग वोट डाल सकता है, ठीक है, निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। वहीं विनियोग विधेयक की बात करें, इसके पारित न होने की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से भारत की संचित निधि से अग्रिम धनराशि प्राप्त करने की शक्ति है। तो ये कथन भी एकदम सही है। हालांकि अब ये जो है प्रक्रिया बंद कर दी गई है, लेकिन कथन ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो दोनों। अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष सदन में पहली बार मत नहीं देता है, पहली बार मत नहीं देगा, वो ध्यान रखना है, लेकिन मतों की बराबरी पर वह निर्णायक मत डाल सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 116 के अनुसार जब भी विधेयक पारित नहीं हुआ तब सरकार को खर्चे के लिए अग्रिम राशि, जिसको क्या बोलते थे, वोट ऑन अकाउंट बोलते थे, इसके माध्यम से दी जाती है, ठीक है। हालांकि अब यह प्रक्रिया कैसी हो गई है, लेखानुदान की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, ठीक है। कथन और कार्य पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायालय की समीक्षा न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है और इसे दुर्भावनापूर्ण या असंगत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये कथन एकदम सही है। जुडिशियल रिव्यू जो है उच्चतम न्यायालय कर सकता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि 38वां संविधान संशोधन विधेयक 1975, इसने आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान मिनर्वा मिल्स बाद जो कि 1980 में आया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने इसे पुनः न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया था। ये कथन एकदम सही है और इसी का जो है कारण जो है ये ठहरता है, तो ये एकदम सही है, ठीक है। मैं अभी बता ही रहा था आपको कि 1970 से लेकर 1980 के बीच जो भी घटनाक्रम घटे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर पढ़ते हैं इसका। 38वां संविधान संशोधन ने आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था और ये करने वाली कौन थी? कोई और नहीं, इंदिरा गांधी, ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 आते आते जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और इन्होंने क्या किया, 1980 का जो मिनर्वा मिल्स बात था इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था। 44वां संविधान संशोधन और 1980 का जो मिनर्वा मिल्स केस था इसमें संविधान संशोधन ने न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपातकाल की घोषणा दुर्भावनापूर्ण या असंगत तथ्यों पर आधारित है तो फिर उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख आयोग दिए गए हैं और जो है संबंधित मंत्रालय इनको मिलान करना है, ठीक। तो सीधे सीधे इसका आंसर देखते हैं। वैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अंतर्राज्य परिषद है, केंद्रीय सूचना आयोग है, परिसीमन आयोग है, ये तो लॉ से संबंधित होगा, ठीक है। और अंतर्राज्य परिषद जो है गृह मंत्रालय से संबंधित होनी चाहिए, ये तो एक का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और परिसीमन आयोग लॉ से संबंधित इधर होगा, इधर है तो विधि एवं न्याय मंत्रालय, ठीक। सीधा आंसर देखते हैं। अंतर्राज्य परिषद की बात करें तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। परिसीमन आयोग की बात करें तो यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, सिंपल थे। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एन ए पालकीवाला, ठीक है। पालकीवाला ने क्या कहा था? संविधान का पहचान पत्र, संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है। आंसर पढ़ते हैं। एन ए पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से
1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर किसे शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या था, 7 सदस्य थे, ठीक है, और 7 सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई थी, उनका नाम था डीपी खेतान, और इसके पश्चात जो है किसे शामिल किया गया था। और कभी कभी पूछता है कि एक व्यक्ति और थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, और उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया था, ये भी पूछता है। तो आंसर पढ़ते हैं इसका। देखिए, जब डीपी खेतान जी की मृत्यु हुई तो इनके स्थान पर शामिल किया गया था टीटी कृष्णामाचारी को, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी को उनका स्थान दिया गया था। और अगर हम बात करें बीएल मित्रा की, तो बीएल मित्रा ने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था इस समिति से। तो इनके स्थान पर कौन आया था, एन माधव राव आए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, संसदीय कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले किस प्रकार के प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, जिसके बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न जो होते हैं उनका मौखिक उत्तर दिया जाता है, और जब मौखिक उत्तर दे दिया जाता है तो इसके पश्चात हम जो है पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी पूछ सकते हैं। तो हालांकि यहाँ तारांकित प्रश्न नहीं दिया गया आंसर, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिसके लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, इसके पश्चात पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द की स्थिति और स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सटीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में इसे शामिल किया गया। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, ये कथन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर पढ़ते हैं, मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था। यह मंत्रिपरिषद का एक छोटा भाग है जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट अधिकार के क्षेत्र के अंतर है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही है? तो पूछ रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है इनके बीच जो रिट है, रिट क्षेत्राधिकार, इसके बीच का जो अंतर है वो मुख्य अंतर कौन सा है? तो मुख्य अंतर हो जाएगा सी। सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है उसका एक सीमित क्षेत्राधिकार है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल उसके क्षेत्रीय अधिकार, मतलब जो उसके रीजन में आता है, किसी राज्य के रीजन में आएगा, सीधी सी बात, वहां तक जो है इसकी ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। आंसर पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के भी खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है इसका रिट क्षेत्राधिकार केवल उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के जो है तक सीमित है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय का जो रिट जारी करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। वहीं जो उच्च न्यायालय है वो 226 का क्या है, एक विवेकाधीन अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन कौन से रिट जारी किए जा सकते हैं और कितने प्रकार के, 5 प्रकार के किए जा सकते हैं, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, उसके बाद फिर प्रोहिबिशन, फिर सरस्यूरी, और फिर एक और है, उसको क्या बोलते हैं, को वारंटो, ठीक है। ये तो 5 जो है रेट जारी करने के अधिकार हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 358 के तहत जब भी युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो ये कथन जो है एकदम सही है। जब भी अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा तो अनुच्छेद 19 जो है ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। अगला कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 सहित किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, जो कि जनता पार्टी की सरकार लेके आई थी, उसने यह प्रावधान कर दिया था कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो चाहे कुछ भी हो जाए, अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये जो है सस्पेंड नहीं होंगे, ये सस्पेंड नहीं कर सकते हो आप। मतलब अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी हाल में राष्ट्रीय आपात के दौरान कैसे रहेंगे, लागू रहेंगे ये, ठीक है, लागू रहेंगे, ठीक। आंसर पढ़ते हैं, कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है। ये कह रहा है कि निलंबित कर सकता है जबकि निलंबित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 358 केवल और केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। पहले यहाँ एक और था क्या, सशस्त्र विद्रोह शब्द, और ये सशस्त्र विद्रोह पूछा जाता है कि सॉरी सशस्त्र विद्रोह नहीं, यहाँ था आंतरिक अशांति, अभी हम बताते हैं आपको। यहाँ एक शब्द था आंतरिक अशांति,
आंतरिक अशांति, इसके आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा, इसके आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1978 में इस शब्द को हटा दिया गया था, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया था और इसके स्थान पर जोड़ा गया था क्या? सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। अगर ये शब्द जोड़ा होगा और इसके आधार पर अगर मतलब लगाते हैं आपातकाल तो ही लागू होगा, ये तो शब्द हटा ही दिया गया था, ठीक। तो ये भी पूछा जाता है कि आंतरिक अशांति जो शब्द है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा रिप्लेस किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। हालांकि मैं कह रहा हूं कि 358 जो है अनुच्छेद, इसके तहत युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू आपातकाल में अनुच्छेद 19 को स्वतः लंबित करता है, ये कथन एकदम सही है। लेकिन 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा जो गारंटीकृत अधिकार हैं उनको निलंबित नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मतलब 21 और 20 21 जो है खत्म नहीं होंगे, वो लागू रहेंगे अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है तब भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ठीक है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ये कब आया था? 1985 में आया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके तहत क्या किया गया था? संविधान में जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये है दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान का निर्धारण करती है किसी भी सांसद को, ठीक है। सांसद के बारे में ये जो है अयोग्यता के प्रावधान का निर्धारण करती है, ठीक है। अगला कथन कह रहा है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में आया था, इसने 10वीं अनुसूची के उस प्रावधान को हटा दिया जिसमें किसी विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा विभाजन किए जाने पर दल बदल से छूट दी गई थी, ये कथन भी एकदम सही है। तो पहला तो आपको देखो मैं बता देता हूँ, जो 52वां संविधान संशोधन है 1985, इसके तहत दो कंसेप्ट लाए गए थे। एक तो था टूट, एक था विलय। कंसेप्ट दो नहीं है, मतलब दो लाए नहीं गए थे। ये जो चीज है, ये वाली टूट और विलय वाली, ये लाई गई थी 91वां संविधान संशोधन 1900 मतलब 2003 के माध्यम से, ठीक है। जबकि 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है सांसद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और सांसदों के लिए जो दल बदल का के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो टूट कब लागू होगा? टूट लागू होगा, ये बहुत पूछा जाता है, जब 1/3 सदस्य जो है किसी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे। तो इसका मतलब है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। मतलब 3 में से अगर कोई एक व्यक्ति जाता है छोड़ के पार्टी, तो उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं अगर 3 में से 2 व्यक्ति छोड़ के जाते हैं पार्टी, तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी, वो समझा जाएगा विलय हो रहा है, ठीक है। मतलब 3 में से 2 व्यक्ति। तो अभी आप अगर पढ़ रहे होंगे करंट में क्या चल रहा है? करंट में चल रहा है जो टीएमसी के कुछ सांसद ऐसे हैं जो अभी छोड़ के, जो बंगाल का चुनाव हुआ है, तो उसमें से टीएमसी के कुछ सांसद बीजेपी पार्टी या किसी और पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वहां क्या होगा? वहां विलय वाला कंसेप्ट लागू होगा, इसलिए उन सदस्यों की जो अ, सदस्यता है वो रद्द नहीं की जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहां क्या लागू हो जाएगा? विलय वाला कंसेप्ट। अगर टोटल पार्टी के 2/3 लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे होंगे तो, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत पूछा जाता है, टूट और विलय का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ठीक। आंसर पढ़ते हैं। दोनों कथन सही है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो दल बदल विरोधी कानून आया था 10वीं अनुसूची में पेश किया गया था। बाद में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 1/3 सदस्यों के विभाजन की स्थिति में दल बदल की जो छूट प्राप्त थी उसे कैसा कर दिया था? समाप्त कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संसद की कार्रवाई व प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्यकाल, संसदीय प्रक्रिया के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है और यह 1962 से अस्तित्व में है, ये कथन एकदम सही है। सदन की बैठक के लिए कोरम पीठासीन अधिकारी को छोड़कर सदन के कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी इसमें शामिल होता है, ठीक है, कोरम में। तो इसको छोड़कर नहीं, इसको शामिल करके जो है 1/10वां हिस्सा होता है कोरम का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, 1/10वां पूछा जाता है ये। 17 हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। 17 केवल सदन की एक बैठक को समाप्त करता है, जबकि स्थगन सदन के पूरे सत्र को समाप्त कर देता है। गलत, हम पहले ही बता चुके हैं। जो स्थगन है उसको आप कैसे मैंने समझाया था, ये जो है क्लासरूम का पहला हावर मान लीजिए, मतलब 1 घंटा मान लीजिए, ठीक है। और 17 क्या है? पूरे स्कूल की छुट्टी हो जाना, ठीक है। तो 17 का मतलब है कि जो सत्र है उसी को हम समाप्त कर रहे हैं, जबकि जो स्थगन है वो बैठक को समाप्त करता है, केवल एक बैठक को, ठीक है। तो ये तो कथन गलत हो जाएगा और ये भी कथन गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, ठीक है। शून्यकाल 1962 से भारतीय संसदीय प्रक्रिया का नवाचार है।
कोरम की बात करें तो इसमें जो है पीठासीन अधिकारी शामिल होता है। वहीं स्थगन की बात करें तो ये एक बैठक को समाप्त करता है। वहीं सत्रावसान पूरे सत्र को ही समाप्त कर देता है। ठीक है, सत्र अवसान, समझ रहे हैं ना आप? सत्र अवसान, सत्र प्लस अवसान, सत्रावसान, सत्र को समाप्त करना। कथन और कार्य पर विचार करना है। कथन कह रहा है कि संविधान के कुछ विशेष अनुच्छेदों का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो गया, में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होती है। ये एकदम कथन सही है। ठीक है, कुछ विशेष अनुच्छेद ऐसे हैं जहां हमें संसद का जो है एक तो विशेष बहुमत करना पड़ता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमें कम से कम आधे राज्यों के जो विधानमंडल है उनसे सहमति भी लेनी होती है। ठीक है, कार्ड क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के मूल ढांचे सहित किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित और निरपेक्ष शक्ति प्राप्त है। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। जो असीमित और निरपेक्ष शक्ति नहीं है, ठीक है, संविधान को संशोधन करने की, अगर ये होती तो फिर जो उच्चतम न्यायालय है उसका मूल ढांचे का सिद्धांत क्या कर रहा होता। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, संघीय ढांचे से जुड़े अनुच्छेदों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। मिनर्वा विल्स वाद जो कि कब हुआ था, 1980 में। इसके अनुसार संसद के पास संविधान संशोधन की असीमित शक्ति नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस केस में ऐसा कहा गया था, तो मिनर्वा मिल्स केस था। ठीक है, और मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता। मूल ढांचे का सिद्धांत कब आया था, केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधनों को उनके प्रावधानों से सुमेलित कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। ये 86वां संविधान संशोधन, ये तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को लागू करना। ठीक है, इसको अधिकार बनाया। तो सी का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो सी का तीसरा कहाँ है, यहाँ है। देखिए यहीं से मिल गया आंसर, क्या हो जाएगा, ए। तो ए का ये सीधा सीधा दिया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसके द्वारा जो राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन एवं जो है भाग ए बी सी डी का जो वर्गीकरण है उसको समाप्त किया गया था। कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और पहले भाषाई राज्य का गठन जो हुआ था, मतलब भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था, वो कौन सा था, वो राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसके द्वारा जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मैंने पहले ही बोला था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और 86वां वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। और 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, आंसर तो इसका हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सीधे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के इतिहास में राजन प्रसाद राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1954 में निम्नलिखित में से किस विधेयक पर एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो पेप्सू विधेयक था। ठीक है, पंजाब ईस्ट पटियाला एंड स्टेट यूनियन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म थी। उस समय का पंजाब जो था उसको पेप्सू बोलते थे। जो एप्रोप्रिएशन बिल आया था, इस पे उन्होंने क्या किया था, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। तो वर्ष 1954 में किया था राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, तो पहले तो देखिए जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक है, मतलब कितने राष्ट्रपति हुए हैं और कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, खासतौर पे राष्ट्रपति वाला जो पार्ट है और उपराष्ट्रपति वाला पार्ट पूरा याद होना चाहिए आपको। अच्छे से जो है एक कॉपी पे लिख लीजिए और सामने चिपका लीजिए, सब याद कर लीजिए। राष्ट्रपति कब से कब तक कौन रहा, कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा, किसके चले जाने के पश्चात कौन आया। ठीक है, ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर है एम हिदायतुल्लाह। 1969 में बने थे ये, और लगभग कुछ ही महीनों के लिए, मैं पूरा महीना भी नहीं हुआ था, 20 जुलाई से 24 अगस्त के बीच बने थे 1969 में। अहम हिदायतुल्लाह ये क्या थे, एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। उन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस की अवधारणा के संदर्भ में जो रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही, इसका सटीक अर्थ क्या है, जिसे सुशासन की राह में एक बाधा माना जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा कि जब बहुत ज्यादा जो है रेगुलेशन लगा दिया जाता है या कार्रवाई न करने की जो मंशा होती है ना, कार्रवाई में बाधा डालने का जो मन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लाल फीताशाही बोलते हैं। जो हमारी फाइलें होती हैं उन पे क्या कर दिया जाता है, रेड टेप चढ़ा जाती है, लाल जो है फीता बांध दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं लाल फीताशाही। ठीक है, सुशासन की बाधाओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है कि रेड टेपिज्म का अर्थ क्या है, अत्यधिक नियमन करना जो किसी कार्रवाई या निर्णय लेने में बाधा डालता है, उसे रोकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रमुख लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की एक विशिष्ट सूची शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान में जो है नागरिकों के कर्तव्यों की एक विशिष्ट सूची शामिल है, और वो इसे देखते और पढ़ते ही नहीं है बल्कि इसका अमल भी करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर, अनलाइक हमारे जैसे देश में। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संविधान में कर्तव्यों की कोई विशिष्ट सूची नहीं है। जापानी संविधान की अगर बात करें तो ये दुनिया का संभवतः एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक संविधान है जहां नागरिकों के कर्तव्यों की सूची शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अधिकारों के साथ कर्तव्यों के महत्व को रेखांकित करते हुए किस प्रसिद्ध विद्वान ने कहा था कि बिना कर्तव्यों के अधिकार उस मनुष्य के समान है जिसकी कोई परछाई नहीं होती है? तो ये कहा था सर अर्नेस्ट वाकर ने, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की योग्यताओं और कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जन्म से नागरिक होने के साथ साथ एक प्राकृतिक नागरिक भी राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक इस पद के योग्य होता है। तो ये कथन एकदम सही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है और वह कितनी भी बार इस पद के लिए चुना जा सकता है, जबकि अमेरिका में मैक्सिमम कितनी बार चुन सकता है, मतलब कोई राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, 3 बार, ठीक है। तो ये कथन भी एकदम सही है। तो आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों, दोनों कथन सही है। भारत में प्राकृतिक नागरिक भी राष्ट्रपति बन सकता है। प्राकृतिक नागरिक का मतलब है यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश से आता है और उसने जो है भारत की नागरिकता ली हो, या उसका कहने का मतलब ये है कि उसका जन्म जो है भारत में ना हुआ हो और उसने भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, अर्जित की हो, ठीक है, किसी भी तरह से, तो वो होगा प्राकृतिक नागरिक, ठीक है। तो उसको भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक पात्र होता है, ठीक है। साथ ही भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है, ठीक, कितनी भी बार कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की उपलब्धता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ये कथन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया, एकदम सही है कि कितने मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो आपको रट लेना चाहिए 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ऐसे करके। और अगर बात करें अनुच्छेद 14, 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की, तो ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ अन्य सभी विदेशियों, शत्रु देश के नागरिकों सहित, ये गलत हो जाएगा, इनको जो है समान रूप से उपलब्ध नहीं है। तो कह रहा है कौन सा गलत कथन गलत है, तो केवल दो, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, वहीं अनुच्छेद 14, 20, 21 आदि विदेशियों को तो प्राप्त है लेकिन शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे साधारण सदस्य, जिसे हम विधिक विशेषज्ञ बोलते हैं, के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। ये कथन एकदम सही है। उसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग करने के लिए अलग संस्थाओं का निर्माण किया था। ये भी कथन कैसा है, सही है। आगे कह रहा है कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम मुख्य रूप से इंग्लैंड में प्रशासनिक मशीनरी के सुधार तक ही सीमित था और इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई ठोस बदलाव नहीं किया। ये कथन भी एकदम सही है, ठीक है, तीनों ही कथन सही हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी। 1833 के एक्ट से लॉर्ड मैकाले को चौथे विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। वहीं 1853 का जो एक्ट था, इसके तहत पहली बार विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था, और 1853 का जो एक्ट था मुख्य रूप से इंग्लैंड में नियंत्रण मशीनरी सुधारने तक सीमित था। और मतलब इसका क्या है, 1858 का एक्ट, 1857 में क्या हुई थी, क्रांति, तो उसी के तहत 1858 का एक्ट लाया गया था और इंग्लैंड में क्या चल रहा था, औद्योगिकरण का दौर चल रहा था, ठीक है, तो उसी को सुधारने तक सीमित था ये, और इसने भारत की शासन प्रणाली में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कथनों कार्ड दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने और संसद की शक्ति के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी क्षेत्र विदेशी क्षेत्र को सौंपना भी शामिल है। कह रहा है कि अनुच्छेद 3 जो है, इसके तहत क्या कर सकता है, राज्य क्षेत्र को कम करने की जो संसद की शक्ति है, इसके अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपना भी शामिल है, जिसे संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। तो ये कथन गलत है। ऐसा करने के लिए संसद साधारण बहुमत का इस्तेमाल नहीं करेगी, ठीक है, बल्कि उसे क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अगर वह किसी दूसरे राज्य को
यहाँ का जो है राज्य क्षेत्र सौंपना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन से ही वो ऐसा कर सकती है। ठीक, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वर्ष 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसे कार्यपालिका के आदेश से भी किया जा सकता है। तो ये कथन भी एकदम सही है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा कथन। तो क्या हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। आंसर पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति में विदेशी देश को क्षेत्र सौंपना शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, जब भी भारत जो है अपना राज्य क्षेत्र किसी को सौंपेगा, ठीक है, किसी दूसरे राज्य को, तो वो ऐसा जो है साधारण बहुमत से नहीं कर सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक है। ठीक है, सीमा विवाद का निपटारा बिना संविधान संशोधन के केवल कार्यपालिका के आदेश से ही हो सकता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। टीपीएसपी के संबंध में जो है टिप्पणियां दी गई हैं और सीधा सीधा आंसर पढ़ते हैं इसका। देखिए, केटी शाह ने इसे क्या कहा है, पवित्र, अतिरिक्त और बैंक चेक कहा है। ठीक है, तो केटी शाह ने ऐसे जो है एक पवित्र, अतिरिक्त और बैंक चेक कहा है। वहीं नसरुद्दीन जी ने ऐसे क्या कहा है, नव वर्ष के प्रस्तावनों के समान माना है इसे। और केसी वेयर का कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने क्या कहा है, इसे लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा मात्र कहा है, घोषणा पत्र मात्र। ठीक है, और आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है, पवित्र आकांक्षाएं कही है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पॉलिटी के, 100 क्वेश्चंस, इनको हमने खत्म किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद जो है हम दूसरा टेस्ट लेके आएंगे। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, लेकिन आप लोग यकीन मानिए इतना डीपली हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मतलब अगर ये हम 300 क्वेश्चन कर लेंगे पॉलिटी के तो शायद ही कि यहाँ से कुछ बाहर जाए। बाकी और भी नई नई चीज़ें मैं लेके आऊँगा। अभी क्या है, हम लोग ये टेस्ट सीरीज कर लें एक बार, फिर उसके बाद जो है कहाँ से क्या क्वेश्चन बने और कितने क्वेश्चंस आए हैं, पी वाई क्यू का ऐसा विश्लेषण कराऊंगा मैं कि क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। देखना आप, जो 5 क्वेश्चन बनेंगे ना पॉलिटी से, आप 5 के 5 सही करके आएंगे, मैं बता रहा हूँ, 5 के 5। शायद ही है, मतलब कोई नहीं बोलेगा कि 5 के 5 सही करते होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप 5 के 5 सही करके आएंगे, कि मैं कोई पक्ष छोड़ूंगा ही नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने। जहां जहां से बनेंगे थीम बेस्ड में आपको जो है रिवीजन कराऊंगा, देखना आप। ठीक है, तो बस आपसे इतना ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।